एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। हम्म, हम सब अक्सर अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, हाँ। है ना? और अचानक किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आता है। कोई ऐसी खबर जो मतलब बिल्कुल ही फेक है या फिर किसी गहरे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल। और लोग बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए उसे बस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। या फिर एक और सिचुएशन लेते हैं। अच्छा, कैसी सिचुएशन? मान लीजिए कोई अपने ऑफिस का काम बस टालने के लिए कर रहा है। मतलब बिना किसी परफेक्शन के, बिना एक्सीलेंस की कोशिश किए, बस चल रहा है वाले एटीट्यूड के साथ। हाँ, जिसे हम मीडियोक्रिटी या चलता है एटीट्यूड कहते हैं। राइट, अक्सर दिखने को मिलता है। राइट। अब अगर मैं कहूं कि ये कैजुअल बिहेवियर, ये अंधविश्वास पर भरोसा करना या अपने काम में मीडियोक्रिटी दिखाना टेक्निकली हमारे देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। लोग सोचेंगे कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड का संविधान से क्या लेना देना। एग्जैक्टली। लेकिन यही तो बात है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार को क्या करना चाहिए, बल्कि वो नागरिकों से भी कुछ उम्मीदें रखता है। हाँ, वो हमसे साइंटिफिक माइंडसेट रखने और अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करने की उम्मीद करता है। जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे हिस्से को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी पार्ट 4A। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर इन ड्यूटीज का असली मकसद क्या है, ये कहां से आई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई लीगल वेपन है इनके पीछे या ये बस एक विश लिस्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो बहुत जोर शोर से बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी। हाँ, हमें अपने अधिकार तो चाहिए, लेकिन इन राइट्स के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं उन्हें हम बिना पढ़े बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950। एग्जैक्टली। और अगर हम उस ओरिजिनल ड्राफ्ट को उठाकर देखें तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज मिलेगी। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज थी ही नहीं। वेट, रियली? मतलब ओरिजिनल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था? जी नहीं। वहां पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स थे जो नागरिकों को ताकत देते थे, और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी थे। हाँ, जो सरकार को बताते थे कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नागरिकों की ड्यूटीज का कोई सेक्शन नहीं था। पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बाकी संविधान निर्माताओं ने इतनी बड़ी चीज मिस कैसे कर दी? आई मीन, क्या उन्हें लगा नहीं कि नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, असल में ये कोई भूल नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी फिलोसॉफिकल चॉइस थी। अच्छा, वो कैसे? उस समय के लीडर्स ने ये माना कि जो देश सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है, वहाँ के लोग अपनी आज़ादी की कीमत समझेंगे। मेक सेंस। उन्हें लगा होगा कि लोग नेचुरली अपने देश का भला ही सोचेंगे। हाँ, उन्हें लगा कि एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी में नागरिक अपने कर्तव्यों को स्वाभाविक रूप से निभाएंगे। इसके लिए किसी लीगल लिस्ट या डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, राइट्स दे दिए गए हैं, ड्यूटीज लोग खुद ब खुद समझ लेंगे। बहुत ही आइडियलिस्टिक सोच थी। बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 1976 तक, ये भारतीय राजनीति का सबसे उथल-पुथल वाला दौर था। हाँ, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट अपने चरम पर था। राइट। उस वक्त सरकार को ये महसूस होने लगा कि लोग अपने अधिकारों की तो बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उसे वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। अधिकारों का दावा बुलंदी से हो रहा था, लेकिन कर्तव्यों की बात पीछे छूट गई थी। तो फिर इसका सल्यूशन क्या निकाला गया? यहीं पर एंट्री होती है स्वर्ण सिंह कमेटी की। सरकार ने इस कमेटी को ये टास्क दिया कि वो स्टडी करे और बताए कि क्या हमें संविधान में नागरिकों की ड्यूटीज को ऑफिशियली शामिल करने की जरूरत है। और कमेटी का क्या कहना था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने गहराई से हालात का जायजा लिया और उनकी रिकमेंडेशन बिल्कुल साफ थी। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें लोगों को याद दिलाना ही होगा कि राइट्स और ड्यूटीज कोरिलेटिव हैं। कोरिलेटिव यानी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमेशा एक साथ चलते हैं। एग्जैक्टली। आप बिना कुछ दिए सिर्फ ले नहीं सकते। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी कोई नया सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड किया होगा। हाँ, बिल्कुल करते हैं। जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। आप उन्हें हमारे फंडामेंटल राइट्स मान लीजिए। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और उन फीचर्स को यूज करने से पहले हमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस का अग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाँ, ऐप बनाने वाली कंपनी कहती है कि हम आपको ये फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन आपको हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे आप प्लेटफॉर्म को हैक नहीं करेंगे, अब्यूज नहीं करेंगे। और अगर कोई उन टर्म्स को तोड़ता है
तो कंपनी उसका अकाउंट बैन कर सकती है, उसके राइट्स छीन सकती है। बिल्कुल। हमारा देश भी कुछ इसी तरह काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेहतरीन राइट्स देता है, लेकिन बदले में वो एक्सपेक्ट करता है कि हम अपनी ड्यूटीज निभाएं। तो इसी सोच के साथ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए एक नया पार्ट जोड़ा गया। हाँ, पार्ट 4A और एक नया आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 51A। इस तरह पहली बार हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जगह मिली। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 10 ड्यूटीज क्यों कहा, क्योंकि आज तो हम 11 ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं। राइट, 11वीं ड्यूटी को काफी बाद में जोड़ा गया था, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ड्यूटीज है क्या। अक्सर किताबों में इन्हें एक बोरिंग लिस्ट की तरह 1 से लेकर 11 तक लिख दिया जाता है। पहली ये है, दूसरी है, जो कि याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि इन्हें कुछ खास थीम्स या बकेट्स में बांटा जा सकता है। चलिए इन्हें 3 अलग-अलग बकेट्स में डिवाइड करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो पहली बकेट कौन सी है? हमारी पहली बकेट है द पेट्रियट, यानी देशभक्त। इस कैटेगरी में वो ड्यूटीज आती हैं जो सीधे तौर पर हमारे राष्ट्र, उसकी पहचान और सुरक्षा से जुड़ी हैं। इसमें सबसे पहली चीज है संविधान का पूरी तरह से पालन करना और हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का आदर करना। बिल्कुल। और इसी कैटेगरी में एक और बहुत अहम ड्यूटी आती है, उन नेशनल आइडियल्स को चेरिश करना जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को प्रेरित किया था। राइट, मतलब हमें उन मूल्यों को नहीं भूलना है, उस त्याग को याद रखना है जिसकी वजह से आज देश आजाद है। इसके साथ ही देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना भी इसी बकेट का हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, नेशनल डिफेंस यानी देश की रक्षा करना, और जब भी राष्ट्र को जरूरत हो नेशनल सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहना। हाँ, तो ये पहली बकेट हमें याद दिलाती है कि देश है तो हम हैं। अब आते हैं दूसरी बकेट पर, जिसे हम कह सकते हैं द सोसाइटी बिल्डर। सोसाइटी बिल्डर मतलब जो समाज के निर्माण से जुड़ी हो। एग्जैक्टली। एक देश सिर्फ बॉर्डर्स या झंडे से नहीं बनता, वो बनता है वहां के लोगों से, उनके आपसी रिश्तों से। राइट, इस बकेट में जो ड्यूटीज हैं वो हमारे समाज के ताने बाने को मजबूत करने पर फोकस करती हैं, जैसे सोशल हार्मनी प्रमोट करना। हाँ, भारत जैसे डाइवर्स देश में आपसी भाईचारा बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी ड्यूटी के अंदर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बात लिखी है, रिनाउंस डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ हों। अरे वाह, जरा सोचिए, 1976 में ही हमारा संविधान साफ तौर पर कह रहा था कि ऐसी कोई भी प्रथा जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, उसे छोड़ना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लीगल बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है जो नागरिकों के कंधों पर डाला गया। इसी सोसाइटी बिल्डर थीम में एक और ड्यूटी है, हमारी कंपोजिट कल्चर की रिच हेरिटेज को वैल्यू करना और उसे प्रिजर्व करना। हाँ, भारत की जो विविधता है, जो हमारी मिली-जुली संस्कृति है, उसे बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और हिंसा से दूर रहना भी इसी का हिस्सा है। ये तो बहुत रेलेवेंट है। अक्सर विरोध प्रदर्शनों में सबसे पहले बसें जलाई जाती हैं। ये ड्यूटी सीधे उस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकती है। सही कहा। अब बढ़ते हैं तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बकेट की तरफ, द मॉडर्न सिटीजन हैं, जो कैरेक्टर बिल्डिंग और फ्यूचरिस्टिक विजन पर जोर देती हैं। क्या इसमें साइंटिफिक टेम्पर वाली बात आती है? एग्जैक्टली। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करने की ड्यूटी। मतलब संविधान एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम चीजों को लॉजिक की कसौटी पर परखें, अंधविश्वास के पीछे न भागें, बल्कि सवाल पूछें। है ना कमाल की बात? क्या किसी ने सोचा था कि एक साइंटिफिक माइंडसेट रखना हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हो सकती है? ये सच में बहुत यूनिक है। इसके साथ ही इसी बकेट में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी भी आती है। राइट। जंगलों, झीलों, नदियों और वाइल्ड लाइफ को बचाना। आज जब क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी चुनौती है तो ये ड्यूटी और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। बिल्कुल। और इसी मॉडर्न सिटीजन कैटेगरी में एक और बहुत खास ड्यूटी है, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना। हाँ, हर पर्सनल और कलेक्टिव स्फीयर में एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करना। मतलब हम जो भी काम कर रहे हों, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए ताकि देश नई ऊंचाइयों को छुए। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। और फिर आता है साल 2002, दुनिया बदल रही थी, नॉलेज इकोनॉमी का दौर आ रहा था। तब महसूस किया गया कि अगर देश को आगे ले जाना है तो एजुकेशन पर फोकस करना होगा। राइट। इसीलिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए वो 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई,
एजुकेशन वाली। हाँ, ये ड्यूटी पेरेंट्स या गार्डियंस पर एक जिम्मेदारी डालती है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के अवसर प्रोवाइड करें। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रायड या त्रिकोण बनाता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ आर्टिकल 21A है जो बच्चों को राइट टू एजुकेशन देता है। राइट, वो उनका फंडामेंटल राइट है। दूसरी तरफ DPSP है जो स्टेट को एजुकेशन फैसिलिटी बनाने के लिए कहता है। और तीसरी तरफ ये ड्यूटी है जो पेरेंट्स से कहती है कि बच्चों को स्कूल भेजो। वाओ, मतलब इन तीनों के मिलने से ही शिक्षा का असल मकसद पूरा होता है। मेक सेंस। बिल्कुल। तो अगर हम इन 11 ड्यूटीज की लिस्ट को एक कदम पीछे हटकर देखें, हाँ, तो एक बात साफ हो जाती है कि ये कोई स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स की चेकलिस्ट नहीं है, ना ही ये कोई क्रिमिनल कोड है। सही कहा। ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग मैनुअल की तरह है। ये हमें बताता है कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक कैसे बना जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल खड़ा होता है, जो शायद कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। क्या सवाल? वेट अ मिनट, अगर कोई साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं करता और दिन भर भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करता है, तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी? नहीं। या अगर कोई अपने काम में एक्सीलेंस हासिल नहीं कर रहा, बस ऑफिस में टाइम पास कर रहा है, तो क्या उसे जेल हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम कहते हैं नॉन जस्टिशिएबल नेचर। नॉन जस्टिशिएबल मतलब इसे कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता। एग्जैक्टली हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ही तरह ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर कोई नागरिक इन ड्यूटीज का पालन नहीं करता तो कोई उसे सीधे तौर पर कोर्ट में नहीं घसीट सकता। हाँ, जब तक कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून ना बना हो। तो अब लोग कहेंगे अगर कोई पनिशमेंट ही नहीं है, कोई सजा ही नहीं है, तो फिर इन ड्यूटीज का फायदा क्या? अक्सर लोग इन्हें एक टूथलेस टाइगर यानी बिना दांत का बाघ मान लेते हैं। राइट, जो दूर से दहाड़ता तो है लेकिन किसी को काट नहीं सकता। तो फिर संविधान निर्माताओं ने इसे इतने बड़े कानून की किताब में शामिल क्यों किया? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। फंडामेंटल ड्यूटीज टूथलेस टाइगर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो इनके पास क्या पावर है? भले ही ये सीधे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पनिशेबल ना हो, लेकिन इनके पास दो बहुत बड़े हथियार हैं जो इन्हें बेहद पावरफुल बनाते हैं। पहला हथियार क्या है? पहला है लेजिस्लेटिव पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डायरेक्ट पनिशमेंट तय नहीं की, लेकिन पार्लियामेंट को ये पूरी छूट दे दी कि वो जब चाहे सख्त कानून बना सकती है। आई सी, कोई एग्जाम्पल? जैसे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। अब इसे जमीन पर एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बनाया है। राइट। इस एक्ट के तहत अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का सरेआम अपमान करता है तो उसे बाकायदा कड़ी सजा मिलती है। बिल्कुल। इसी तरह एनवायरनमेंट को बचाने की ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बने हैं। तो मतलब ड्यूटीज अपने आप में सजा नहीं देती, लेकिन वो पार्लियामेंट को वो बुनियाद देती हैं जिस पर सख्त कानून खड़े किए जा सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल है इनका दूसरा हथियार। और वो क्या है? वो है जुडिशियल एड। ये वो कॉन्सेप्ट है जहां ड्यूटीज अपना असली कमाल दिखाती हैं। जुडिशियल एड मतलब अदालतों की मदद? हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन ड्यूटीज का इस्तेमाल एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से करते हैं। इसे समझने के लिए एक सिनारियो लेते हैं। श्योर। मान लीजिए सरकार एक कानून पास करती है कि रात 10 बजे के बाद कोई भी तेज आवाज वाले पटाखे नहीं जला सकता। राइट, प्रदूषण और शोर कम करने के लिए। अब कोई इस कानून से नाराज हो जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड, ये कानून मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। मुझे अपना बिजनेस करने की आज़ादी है, त्योहार मनाने की आज़ादी है। तो नॉर्मल सिचुएशन में कोर्ट को शायद उसकी बात माननी पड़ सकती थी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत पावरफुल होते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर जुडिशियल एड का जादू काम आता है। सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के सामने आर्टिकल 51A में दी गई फंडामेंटल ड्यूटी को रख देगा। कौन सी ड्यूटी? कोर्ट कहेगा, देखिए आपके पास राइट तो है, लेकिन इसी संविधान में नागरिकों की ये ड्यूटी भी है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ओहो, मतलब सरकार का ये नया कानून असल में इस फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने में मदद कर रहा है।
एग्जैक्टली और जब कोई कानून किसी फंडामेंटल ड्यूटी को प्रमोट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को पूरी तरह से वैलिड मान लेता है। वाओ! तो कोर्ट उस राइट पर लगी रोक को एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डिक्लेयर कर देता है। हाँ, और वो केस खारिज हो जाता है। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज की असली ताकत। मतलब बिना किसी डायरेक्ट पनिशमेंट के भी ये बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करती हैं। राइट। ये हमारे लीगल सिस्टम का एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो अदालतों को सही फैसले लेने में मदद करता है। जब भी कभी एक व्यक्ति के अधिकार और पूरे समाज के भले के बीच टकराव होता है तो ये ड्यूटीज एक बैलेंसिंग वेट का काम करती हैं। बिल्कुल। आपको वो सॉफ्टवेयर वाली एनालॉजी याद है? हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस वाली। हाँ, अगर टर्म्स तोड़ेंगे तो फीचर्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर नागरिक अपनी ड्यूटीज को इग्नोर करेंगे तो उनके राइट्स को भी लिमिट किया जा सकता है। बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समराइज करें तो मेन टेक अवे क्या निकलता है? टेक अवे यही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों को भरने के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा मॉरल ऑब्लिगेशन है जो हर नागरिक पर डाला गया है। राइट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और समाज में एक हार्मनी बनी रहे। क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना ड्यूटीज के राइट्स सिर्फ एक अराजकता, एक केओस बन जाएंगे। हाँ, जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। और दूसरी तरफ बिना राइट्स के अगर सिर्फ ड्यूटीज हो तो वो एक तानाशाही या डिक्टेटरशिप बन जाएगी। एग्जैक्टली। एक हेल्दी और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव कर सकती है जब इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह बहुत अच्छी बात है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। जब भी कुछ गलत हो आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन साथ ही एक पल के लिए रुककर ये भी पूछना चाहिए कि क्या हम अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर रहे हैं। सही बात है। और इसी बात से जुड़ा है आज का हमारा फाइनल फूड फॉर थॉट, एक ऐसा विचार जिस पर इस डीप डाइव के खत्म होने के बाद भी सोचा जा सकता है। क्या है वो? हमने बात की थी द मॉडर्न सिटीजन बकेट की, जहां आर्टिकल 51A साफ तौर पर हमसे उम्मीद करता है कि हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें और एक्सेलेंस हासिल करने की लगातार कोशिश करें। राइट। तो जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में जब लोग बिना फैक्ट चेक किए फेक न्यूज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर जब कोई अपने प्रोफेशन में मीडियोक्रिटी को अपना लेता है, बस काम चलाओ तरीके से चीजें करता है, तो क्या वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में आलस दिखा रहे हैं, या फिर क्या ये भी एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट का सीधा अपमान है? अगर हमारा संविधान हमसे बेहतर इंसान बनने की मांग कर रहा है तो ये मीडियोक्रिटी एक अनऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन ही तो हुई। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान लीगल जवाब तो शायद न हो, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, सबको इस बारे में सोचना चाहिए। तो इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी हमेशा याद रखिए।